हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। अब टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लोथल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था खांगकुई मंगसोर केव सिस्टम को लेकर के। तो खांगकुई मंगसोर केव सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर स्टेट है वहां पर लोकेटेड है। और ये जो केव सिस्टम है वो नेचुरल लाइमस्टोन केव सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल है, क्योंकि स्पेसिफिक अगर हम बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में तो इस तरीके के किसी भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट टर्म को लेकर के 2-3 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं। और जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें इसी तरीके की जो टर्म है वो रिप्लेस करके आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि यहाँ पर है नेचुरल लाइमस्टोन केव, तो यहाँ पर नेचुरल को रिप्लेस कर दिया जाए आर्टिफिशियल से। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक टर्म होती है ना उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होता है। अब ये जो केव सिस्टम है, ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये पाया है कि स्टोन एज के टाइम में जो ह्यूमन है वो इस केव सिस्टम का यूज करते थे एज ए शेल्टर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी जो यहाँ के लोकल पीपल हैं उन्होंने इस केव सिस्टम का यूज किया था। स्टोन एज आप सभी को पता है कि हमारी हिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर ह्यूमन जो है उसको बेसिक नॉलेज काफी कम थी और वो बहुत सारे अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के लिए स्टोन का, पत्थर का यूज करता था। ओके, अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ था ये केव सिस्टम, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 2016-17 से इस केव सिस्टम को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे बैट्स जो हैं, चमगादड़ जो है वो पाए जाते हैं। तो उनकी जो भी पॉपुलेशन है उन सभी को यहाँ से एक तरीके से इविक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंटेड है और इसीलिए जो है वो केव सिस्टम न्यूज में बना हुआ है। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर अभी नॉर्थ ईस्ट में जो इलेक्शन हुए हैं जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड, तो वहां पर कौन कौन जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो मानिक साहा जो है वो दोबारा से यहाँ पर अपनी जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलर करेंगे। बात करें मेघालय की तो मेघालय जो है वहाँ पर यहाँ देखिए नेपुरियो जो है मेघालय में जो है वो यहाँ पर चार्ज लेंगे। नागालैंड में जो है वो कॉनरेड संगमा जो है वो यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाने वाले हैं। और किस तरीके से अलायंस में ये गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया है। कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, कितनी सीट जो है वो किसके पास है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि देखो क्या हो रहा है, कुछ फेक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए और उसमें ये बात रखी गई कि जो भी हिंदी लैंग्वेज के जो भी वर्कर्स तमिलनाडु स्टेट में है उनके ऊपर आने वाले टाइम में अटैक देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी एंड फियर का जो माहौल, एटमोस्फियर जो है वो क्रिएट हुआ। लोग जो है वापस अपने घर की तरफ रिटर्न करने लगे। अब देखो इस तरीके से जब लेबरर्स आते हैं तो जो भी हमारी प्रोडक्शन यूनिट है हर सेक्टर में वो इफेक्ट होती है। जैसे कि हमने देखा था कि कोविड के टाइम में लेबरर्स, वर्कर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि सभी जो है वो अपने जो भी होम है, जो भी उनका नेचुरल बर्थ प्लेस है वहां पर वो लौट गए ताकि कोविड से, इस पेंडेमिक से वो अपने आप को बचा पाए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। अब ये जो सोशल मीडिया पर जो ये फेक वीडियो शेयर किए जा रहे थे, इसी से रिलेटेड एक पर्सन को जो है वो बिहार में अरेस्ट किया गया है। देखो इस तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो एक तरीके से हमारे इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। हमारा इंडिया जो है वो आप सभी को पता है काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। आप हर सेक्टर में देख लो, आप बात कर लो रिलीजन की, आप बात कर लो लैंग्वेज की, आप बात कर लो और भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। ट्राइब के लेवल पर आप देख लो और इसके अलावा कास्टिज्म के बेसिस पर आप देख लो। तो देखो ये जो डाइवर्सिटी जो है ना, इसको यूनिटी में रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और ये एक ऐसा वीक पॉइंट है क्योंकि हमारे इंडिया में इन सारे पॉइंट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा डिवीजन देखने को मिलता है। तो ईज़िली लोगों को जो है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो इस तरीके से बेसिक प्रोविज़न क्या होनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया, जो टेक्नोलॉजी है और जिसका काफ़ी अच्छा यूज़ भी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर इसको सही तरीके से टैकल ना किया जाए तो एक तरीके से ये हमारे लिए क्या बन जाता है, कर्स के रूप में सामने आता है। ओके, अभिशाप जो है, जो वरदान है टेक्नोलॉजी के रूप में, वो अभिशाप जो है वो हमारे लिए बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। इस तरीके के फेक वीडियो जो शेयर किए जाते हैं उनको लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो होने चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की जो इशू है, इस तरीके का जो इनसिक्योरिटी का एटमोस्फियर है वो क्रिएट ना हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, तो दिल्ली को लेकर के यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है। सीएससी की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि अगर हम बात करें 2022 विंटर की, तो एनसीआर जो रीजन है वो लास्ट 5 ईयर्स में क्लीनेस्ट देखने को मिला। क्लीनेस्ट मतलब आप इस तरीके से समझिए कि इस तरीके का जो स्मोक का जो यहाँ पर बेसिक कोज जो रहता है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाया, क्योंकि सीजन के जो अर्ली टाइम्स जो है वहाँ पर देखने को मिली हमें रेन, और रेन की वजह से ये जो स्मोक है वो डाउनफॉल हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस तरीके का स्मोक क्रिएट होता है दिल्ली में तो क्या की जाती है, वाटर की जो है वो स्प्रिंकल जो है वो यहाँ पर की जाती है, ताकि जो भी पोल्यूटेंट्स है वो नीचे आ जाएं ग्राउंड लेवल पर। ओके, अब लेकिन सीएससी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बोला है कि भले ही जो है वो हमें क्लीनेस्ट सिटी के रूप में देखने को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि एयर क्लीन थी, बस ये था कि एटमॉस्फेयर जो है वो स्मोक नहीं क्रिएट हुआ। एयर क्लीन नहीं थी। एयर की तो अगर हम बात करें तो टॉक्सिक लेवल की एयर जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट या फिर यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती है। हम बात कर लेते हैं स्मोक टर्म की, कि जो स्मोक है वो होता क्या है। देखो, स्मोक जो है वो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कोहरे जैसा होता है, और एक तरीके से मिक्सचर होता है फोग का, डस्ट का, और इसके अलावा इसमें होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, अब ये जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इसमें होते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर के सनलाइट के साथ में रिएक्शन करते हैं, और इसके साथ में हमारी जो अर्थ है उसका जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर एक डेंस लेयर जो है वो ओजोन की क्रिएट करते हैं। अब देखो, ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर में ओजोन की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है। आपने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। अगर अपर लेयर में हो एटमॉस्फेयर के ओजोन तो ये हमें यूवी रेज से बताती है, लेकिन अगर हमारे अर्थ के ग्राउंड लेवल के आसपास ओजोन देखने को मिलती है तो इसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट जो है या हेल्थ इशू जो है वो क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इस तरीके का जो स्मोक क्रिएट होता है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजीज जो है वो क्रिएट होने लग जाती है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये जो स्मोक टर्म है वो फर्स्ट टाइम जो है वो इसको यूज किया गया था डॉक्टर हेनरी एंटोनी के द्वारा, क्योंकि जब लंदन में इस तरीके का इश्यू देखने को मिला, फोग जैसी सिचुएशन जो है वो 1905 के टाइम में फर्स्ट टाइम जो है वो रिकॉग्नाइज की गई, तो इसको जो है फिर इवेल्युएट किया गया, रिसर्च किया गया, और इसको स्मोक टर्म जो है वो वहां पर दी गई थी। ओके, तो इस स्मोक से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट है वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया जो है वो सुपर पावर किस तरीके से बनेगा। तो राइटर ने यहाँ पर पहले तो कुछ बातें रखी हैं कि 2023 का जो यूनियन बजट रहा उसमें हमने 19,700 करोड़ रुपए जो है वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अलोकेट किए हैं। ओके, और एक तरीके से ये इतना बजट अलोकेशन है कि इंडिया जो है वो अपने आप को सुपर पावर के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में प्रमोट कर सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि देखो, इंडिया जो है वो 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम क्या करेंगे, नॉन फॉसिल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, मतलब एमिशन को कम करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया ने सस्टेनेबल टारगेट के थ्रू भी टारगेट लिए हैं, साथ ही साथ में हमने टारगेट लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के थ्रू, जिसमें 2030 के बेसिस पर बहुत सारे इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने की हमने कोशिश की। ओके, अब देखो, इंडिया में
एमिशन जो है वो अलग अलग सेक्टर से देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम बात करें तो स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, इन सभी सेक्टर से जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिलता है। तो हम क्या करें, जो भी इस तरीके का एमिशन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि जो भी हमारी ग्रीन एनर्जी है या फिर जो लो एमिशन एनर्जी है उसका हम यूज़ करें। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी और लो एमिशन एनर्जी का हम यूज़ करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन जो देखने को मिल रहा है, जो एनर्जी का जो यूज़ किया जाता है उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात ये रखी गई है कि इंडिया, देखो इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2030 तक, 2030 तक हम 5 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। मतलब किसी भी सिंगल इकोनॉमी में जो है वो एक लार्जर लेवल पर ये देखने को मिलेगा इतना प्रोडक्शन। लेकिन इसकी वजह से अब इतना प्रोडक्शन करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो 100 से 125 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो 8 लाख करोड़ का ये सेक्टर है। और 50 MMT ऑफ एनुअल एमिशन जो है वो देखने को इसकी वजह से मिलेगा। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि इतना हम प्रोडक्शन करेंगे और इसमें अगर हम ग्रीन एनर्जी का यूज कर लें, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर ले, तो एमिशन जो है उसमें इतना जो है वो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट तो ये रखा गया है कि देखो हम एक्सपोर्ट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम हमारे मार्केट में उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि अपने मार्केट लेवल पर जो भी हमारे सेक्टर जहाँ पर यूज़ किया जाता है अदर एनर्जी सेक्टर का, वहाँ पर हमें जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना है। ओके, और इसका यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे लोकल लेवल पर जो भी, जैसे कि हम किसका, स्टील का वो कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो स्टील का प्रोडक्शन जो है वो हम करें ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू, उस एनर्जी का यूज करें। तो इसकी वजह से हम ग्रीन स्टील जो है वो प्रमोट कर पाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले तो इंडिया को अपने लेवल पर फोकस करना होगा, खुद का मार्केट जो है वो ग्रीन एनर्जी का यूज करने का बनाना होगा, तभी जाकर के वर्ल्ड लेवल पर लोग इसको यूज करेंगे और इंडिया इसको एक्सपोर्ट कर पाएगा। दूसरा क्या है कि इंडिया जो है वो अपने यहाँ पर इस ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में जो है वो प्रमोशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे उसको प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम जो है वो हमें लानी होगी, तभी जा करके कुछ सपोर्ट जब किया जाएगा तभी लोग जो है वो इसका यूज करने लगेंगे। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया जो है वो फोकस कर सकता है, मतलब उन कंट्रीज के साथ में जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन या फिर इस तरीके की क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो वहां पर इंडिया जो है वो अपने बायलैटरल रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करे और इस तरीके का जो एमिशन है उसको कट करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर फोकस कर सकता है। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका मेन टारगेट ये है कि अभी G20 की प्रेसिडेंटशिप है इंडिया के पास में, तो इंडिया जो है इसी प्रेसिडेंटशिप का फायदा उठाए और इसी टाइम जो है वो फोकस करे ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर बनने के लिए। और इसमें जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को, ये जो भी डिस्कशन होता है, टाइम टू टाइम मीटिंग हो रही है G20 ग्रुप की लेकर के, इन सब में जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को, क्लाइमेट चेंज इश्यू को जो है वो टैकल करने की इंडिया जो है वो कोशिश करे। अब देखो G20 ग्रुप की प्रेसिडेंटशिप का इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है और इंडिया किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकता है, इसको लेकर के अभी हम टेक्स्ट पेज पर भी आर्टिकल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक्स्ट पेज पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स जो है वो G20 ग्रुप की मेन प्रायोरिटी है। देखो अभी इंडिया के पास में प्रेसिडेंटशिप है, इंडिया के पास में G20 ग्रुप की, तो अभी इंडिया में वर्ल्ड लेवल पर क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टीलेटरल जो ग्रुप है वो डाइवर्ट हो रहे हैं बाइलेटरल में या फिर एक तरीके से मिनी लेटरल में, मतलब छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो अलग अलग लेवल पर बनने लग गए हैं। इससे क्या होगा, एक तरीके से ब्लूम हो जाएगा बहुत सारे ग्रुप्स का, और इसकी वजह से जो मेन इशू है ग्लोबल लेवल पर जो इशू है वो सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो G20 ग्रुप की प्रेसिडेंटशिप के टाइम ही इंडिया ने क्लियर कर दिया था अपना एजेंडा कि हम इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसिसिव
जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर फोकस करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि 1 ईयर की जो हमारे पास में प्रेसिडेंटशिप है उस टाइम में हम जो भी ग्लोबल इशू हैं उनको टैकल करने की कोशिश करें। और ये आप ध्यान में रख रहे होंगे कि अभी G20 ग्रुप की जो भी अलग अलग मीटिंग है तो इंडिया अपने लेवल पर अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंट्री जो मेंबर नहीं है G20 ग्रुप के, उनको भी यहाँ पर इनवाइट कर रहा है। कोई भी मीटिंग हो रही है उसमें इनवाइट कर रहा है ताकि एक इंक्लूजन देखने को मिले किनका, अलग अलग ग्रुप का। और इसकी वजह से जो मल्टीलेटरल एक ग्रुप बनाने का, रिफॉर्म्स करने की इंडिया ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसको हम कंप्लीट कर पाए। देखो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इशू हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि अगर हम बात करें बहुत सारे इशू में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन, माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें हमें एक रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके और इन सारे इशू को तभी आप सोल्व कर पाओगे जब वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके लिए काम करे। अभी क्या हो रहा है कि जो भी सुपर पावर है, जो भी डेवलप्ड कंट्री है, उनमें आपस में क्लैश देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मल्टीलेटरल रिफॉर्म से एक यूनिलेटरल या फिर बाईलेटरल या मिनीलेटरल जो ग्रुप्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया क्या क्या चीजें कर सकता है मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स लाने के लिए? इंडिया एक पॉइंट तो ये रख सकता है कि अपने बाद में जो भी नए, जैसे कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये काफी इंपोर्टेंट कंट्री है और वर्ल्ड लेवल पर जो भी इंपोर्टेंट इशू है उनको सोल्व करने में इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके पास में प्रेसिडेंटशिप G20 ग्रुप की जब आए तो इनके साथ में इंडिया इनिशिएट कर सकता है कि आप भी अपने लेवल पर मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करो। दूसरा इंडिया क्या कर सकता है कि जैसे कि इंडिया अभी क्या कर रहा है, जैसे कि G20 ग्रुप की जो मीटिंग हो रही है इसमें यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट इन्वाइटीज हैं उनको बुला रहा है, प्रेसिडेंट को इंडिया ने इनवाइट किया है, सिक्योरिटी जनरल के जो चीफ हैं उनको इनवाइट किया है, जो परमानेंट मेंबर है एज ए परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन के, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, इन सबको इंडिया जो है इन्वाइट कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 55 के लगभग जो कंट्रीज हैं उसके मेंबर कंट्रीज हैं, तो उन सबको यहाँ पर इनवाइट कर रहा है G20 ग्रुप की मीटिंग के टाइम में, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड हो सके। ओके तो इस तरीके की स्ट्रेटजी को अपना करके इंडिया जो है अभी फोकस कर सकता है और जो मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स है उसको ला सकता है। और जरूरत भी है, जो अभी हमने इश्यू डिस्कस किए ना, इन सभी का सॉल्यूशन जो है, क्लाइमेट चेंज इशू जो है उसको तभी सॉल्यूशन आप दे पाओगे जब भी वर्ल्ड लेवल पर जो है वो सभी कंट्रीज उसमें एक साथ मिलकर के काम करेंगे। अब ऐसा थोड़ा है कि एक कंट्री एमिशन करता रहेगा और दूसरा उसको कर्व करने की कोशिश करता रहेगा, कभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि एयर जो है उसको आप लिमिट तो कर नहीं सकते हो, वो तो आपस में स्प्रेड होती है, एक दूसरे में मिक्स होती है। ओके उसकी कोई दीवार बांध करके उसको आप रोक तो नहीं सकते हो कि ये यूएस ने एमिशन किया है तो इसके दीवार बांध दो, दीवार बना दो, वॉल बना दो और इसको यहीं पर कैप्चर कर दो। वो तो सभी जो है, सभी कंट्री जो है वो इसकी वजह से फिर इफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके के जो इशू हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गया, टेररिज्म हो गया, इन सबको जो है वो सॉल्यूशन तभी आप दे पाओगे जब सभी कंट्री मिलकर के काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो यूएस में जो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, स्कॉटस के नाम से जिसको जानते हैं, वो वहाँ पर कुछ चेंज करने की बात की जा रही है और वहाँ का जो यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट ऑफ 1996 जो है उसका सेक्शन 230 को यहाँ पर इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। मेन टारगेट ये है कि सोशल मीडिया पे जो भी प्रमोशन देखने को मिलता है, स्पेसिफिक यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि ISIS जो ग्रुप है उसके जो भी हीनियस क्राइम वाले जो वीडियोस हैं उनको यूट्यूब एल्गोरिदम जो है उसके थ्रू प्रमोट करता है, और जब प्रमोट करता है तो लोग उसको ध्यान में रखते हैं, देखते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम जो है वो क्रिएट होते हैं। ओके तो हमें फोकस क्या करना है, हमें फोकस ये करना है मतलब इस आर्टिकल में यहाँ पर 2 इस तरीके के मुकदमे जो हैं, लो सूट जो हैं वो दर्ज करवाए गए हैं कि ये जो यूट्यूब प्रमोशन जो देखने को मिलता है इस तरीके का वीडियोस का, उसको हम रेगुलेट करें। और दूसरा जो है इस तरीके का ट्विटर, मतलब जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस तरीके के जो भी, जैसे कि मान लो कोई पोस्ट की गई, उसका जो प्रमोशन है वो ना देखने को मिले। तो सोशल मीडिया जो है वो उनके ऊपर ये उनका क्राइटेरिया या उनके ऊपर ये डिपेंडेंसी क्रिएट करे, उनके ऊपर उनका ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें कि वो अपने लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर,
और यहाँ पर देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे क्वाड ग्रुप के भी दोनों कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के, क्वाड ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं और अपने लेवल पर जो भी इशू हैं, जो भी हमारा ट्रेड है, जो भी हमारी जैसे कि अगर हम बात करें अभी ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अपना ऑफलाइन सेंटर जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करने की बात की है। तो इस तरीके से हमारे जो रिलेशन है उनको, तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने रिलेशन को अलग अलग लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ओलिव रिडली टर्टल्स की जो नेस्टिंग साइट है उसके बारे में बताया गया है कि अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो उड़ीसा का जो गंजम जो एरिया है वहाँ पर मास नेस्टिंग जो है वो ओलिव रिडली टर्टल्स की देखने को मिल रही है। और आप कॉमेंट बॉक्स में बता दोगे कि ओलिव रिडली टर्टल्स की जो मास नेस्टिंग होती है उसको किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो यहाँ पर आए हैं। इसका बेसिक पॉइंट ये रखा गया है कि जो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पर कोई साइक्लोन जो है या अदर इशू जो है वो नहीं देखने को मिले, मतलब इस तरीके से कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं देखने को मिले, जिसकी वजह से ये ओलिव रिडली टर्टल्स की जो ज़्यादा संख्या है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की जहाँ पर ओलिव रिडली टर्टल्स जो है वो अपनी मास नेस्टिंग के लिए आते हैं, तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो है रुषिकुल्या रिवर का जो कोस्ट रीजन है, उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, गहीर माता जो साइट है वहाँ पर, और इसके अलावा देवी रिवर जो है वहाँ पर भी जो है वो ओलिव रिडली टर्टल्स की संख्या जो है वो आती है। तो इन सब की लोकेशन, कौन सी रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मनरेगा स्कीम को लेकर के है और अभी प्रेजेंट टाइम में मनरेगा स्कीम अलग अलग इशू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। यहाँ पर फिर से वेस्ट बंगाल में जो मनी का जो या पेमेंट का जो सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो देखो मनरेगा स्कीम जो है इसमें वेजेस का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और यहाँ पर स्टेट जो है वो टाइम टू टाइम इसको लेकर के बोलते हैं कि सेंट्रल अपनी फंडिंग जो है वो टाइम रहते हुए प्रोवाइड नहीं करवा पाता। लेकिन इसको लेकर के हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था कि एक मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए कि स्टेट जो है वो यहाँ पर फंडिंग में वेजेस सिस्टम जो है उसमें अपना पार्टिसिपेट करे और अपने लेवल पर जो है इस तरीके के इशू को रेगुलेट करने की कोशिश करे ताकि मनरेगा स्कीम जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम बात करेंगे फॉरेन पेज पर और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो WMO जो है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी है कि हम क्लाइमेट चेंज इसको, इस क्लाइमेट चेंज जो बेसिक इशू है इसको सोल्व करने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो हम लेंगे। यूएन ने ये बात अनाउंस की है। ओके, स्टैंडर्डाइज्ड रियल टाइम ट्रैकिंग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज का हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि पोल्यूशन लेवल जो है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, कुछ बेटर वे जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो रियल डाटा है वो प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पर WMO जो है वो न्यू प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहा है जिसमें स्पेस बेस्ड, सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे और जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको ज़्यादा क्लैरिफाई किया जाएगा। ग्रीन हाउस का जो एमिशन है उसको एंड अप करने की कोशिश की जाएगी और ताकि प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर जो बहुत तेजी से बदल रहा है उसको हम क्या करेंगे, कर्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि 3 मेजर ग्रीन हाउस गैस जो हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसमें से CO2 जो है उसका 66% पार्ट है किसमें, वार्मिंग इफेक्ट में। और CO2 का लेवल जो है 2020 से 2021 तक अगर हम कंपैरिजन करें तो एवरेज ग्रोथ रेट पास्ट डेकेड में अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो या CO2 का जो एक तरीके से लेवल जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सब को लेकर के हम रियल डाटा हमारे पास हो उनको कर्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएं। तो WMO की हम बात करेंगे। WMO क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो देखो WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
ओके। 192 मेंबर स्टेट जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये जो WMO है ये एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आया था 1873 में, जब हुई थी वियना इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल कांग्रेस। इसके बाद में इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ और फिर इसी के बेसिस पर 1950s के टाइम में ये जो है IMO से ही ओरिजिन देखने को मिला था WMO का। आपको ये ध्यान में रखना है कि WMO जो है वो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखो, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो होती है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वो UN के साथ में मिलकर के काम करती है कुछ स्पेशल पॉइंट्स को लेकर के। जैसे कि अगर हम बात करें, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिक्स जो है उसके लेवल पर UN के साथ में मिलकर के काम करता है इन सारे पॉइंट्स को लेकर के। ओके। अब अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में UN में जो है वो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिनमें से एक है WMO। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए जो पहले स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी UN की, लेकिन अभी नहीं है। इसका नाम है इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1946 से 1952 को इसको एग्जिस्ट कर दिया गया और फिर 1952 में जो है इस इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज के नाम से, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जनरल असेंबली की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन के रूप में जो है वो काम करती है। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, फिर इसको बाहर जो है बाद में बाहर कर दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रेजेंट टाइम में 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो UN के साथ में मिलकर के काम करती है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।